मेरे पास खुद का लैपटॉप था, मैं लैपटॉप से करता था पढ़ाई, तो मेरे को लगा नहीं कि फ़ोन की नीड है, एंड मैंने 12th के बाद लिया था फ़ोन, जब मेरा हो गया था जेईई एडवांस। मेरे 11th के मिड में बहुत ही बढ़िया नंबर आ रहे थे, मेरे को याद है मेरे मैथ्स में 67 में से 1 नंबर आए थे, मैथ में। मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो गया था, मेरे को लाइक लगा था कि इतना मैथ्स का रिवीजन करा, इतनी प्रैक्टिस करी, उसके बाद भी नंबर नहीं आए। जैसे मतलब फिजिक्स मोस्टली बच्चों का जेई का भी हो गया है, फिर नीट का तो मोस्टली का फिजिक्स में ही प्रॉब्लम होती है। तो मतलब क्या ऑर्डर होनी चाहिए, क्लास का नोट्स, क्लास के होमवर्क, क्लास के इलस्ट्रेशन और मॉड्यूल डीपीटी, मतलब क्या ऑर्डर होनी चाहिए? तो आई थिंक उसका ऑर्डर ये होना चाहिए कि पहले उसने क्लास करी, सिंसियरली क्लास के नोट्स करे, फिर क्लास खत्म होने के बाद नोट्स को रिवाइज करा, फिर जो डीपी मिली है उसको सॉल्व करा, फिर नेक्स्ट डे उसको डिस्कस कर लिया, और एट द एंड ऑफ द डे वो नोट्स वापस रिवाइज कर लिया। तो हेलो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जानूंगा इस वीडियो में, तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं शिवम कुमार हूँ, अभी मैं आईआईटी मद्रास से बैचलर ऑफ साइंस कर रहा हूँ। मेरी जेईई एडवांस में 21,000 रैंक आई थी, एंड जेईई मेंस में 35,000 रैंक। अच्छा, और ये आपने जो मतलब ट्यूशन कहाँ से की थी? मैंने फिजी से करी थी। फिटजी कौन सी फिटजी सेंटर? फिजी सेक्टर 15, फरीदाबाद से। अच्छा, फरीदाबाद। तो जैसे पहला तो मतलब ये है कि आपने इंजीनियरिंग 10th के बाद इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के फील्ड में आने की सोचा, तो हाँ, मतलब व्हाई यू चूज ये, मतलब पेरेंट्स का प्रेशर था या फिर खुद डिसीजन? नहीं, पेरेंट्स का प्रेशर नहीं था, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था गेम्स बनाने में, तो मेरे को गेम्स बनाने थे, तो मैंने देखा, मैंने गूगल पर सर्च करा, तो उसमें था कि अगर तुम्हें गेम्स बनाने हैं तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए, और कंप्यूटर साइंस एक इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो मैंने सोचा कि इसी लाइन में मेरे को जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? मैंने 11th में स्टार्ट करी थी। जेई की प्रिपरेशन। हाँ, तो ये आपका जो ये ड्रॉप ईयर था या फिर 11 12th के साथ था? 12th के साथ ही मैंने ड्रॉप नहीं लिया। अच्छा अच्छा, तो 12th में क्या परसेंटेज आई है? 12th में मेरी आई थी 80.2। अच्छा, 80.2, बहुत अच्छे मार्क परसेंटेज हैं। चलो, और ये जैसे कि आपने मतलब फरीदाबाद कहीं हॉस्टल में रह के पढ़ा या फिर घर से ही? नहीं, मेरे फादर यहाँ जॉब करते हैं, तो हम फ्लैट्स में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब हाँ, कितना दूरी पे है आपका कोचिंग सेंटर? मैं कोचिंग पैदल जाता था क्योंकि पास में ही थी। अच्छा अच्छा। तो ये फिर जी आपकी कब बंद हो गई? हमारी थोड़ी लेट बंद हुई थी, हमारी जनवरी में बंद हुई थी। लाइक अच्छा मेंस जैसे ही हमारा खत्म हो गया था, सब टीचर्स ने छोड़ दिया था फर्स्ट मेंस के बाद। अच्छा, सारे टीचर चले गए? हाँ, तो मतलब पहले, वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। हाँ हाँ। तो फिर मतलब यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ या फिर आपने कोई ऑनलाइन बैच लिया? उसके बाद जैसे मतलब एडवांस की प्रिपरेशन करनी होगी, मेंस के मैंने सेकंड अटेम्प्ट। मैंने एक ऑनलाइन बैच लिया था, जेई वन का ऑनलाइन बैच लिया था। अच्छा, जेई वन द यूट्यूब चैनल। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, समझ गया मैं। तो फिर वहाँ पे मतलब कितना कॉस्ट लग गया आपको यूट्यूब पे ही, या फिर बैच भी लिया उनका? मैंने बैच लिया था, हाँ हाँ। क्योंकि वो बैच में थोड़ा अच्छा पढ़ा रहे थे। 3,000 लगा था शायद। अच्छा अच्छा। टेस्ट सीरीज भी थी साथ में, टेस्ट सीरीज भी थी। तो मतलब ऑफलाइन कोई और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी? ऑफलाइन एक फिजी की थी, फिर वो बंद हो गई थी, बट वो फिजी बंद होने के बाद भी उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती है ऑनलाइन, वो अवेलेबल थी। अच्छा, तो जैसे फिर जी बंद हो गई तो मतलब क्या हुआ, डिमोटिवेशन सा कुछ हुआ कि हाँ, जिस टीचर से मतलब लिंक था कुछ टाइम से, वो टीचर हट गए, मेरे पास नहीं है अब? टीचर से लिंक तो था, लेकिन उन्होंने बोला था कि जब एडवांस आएगा तो वो क्लासेस करवाएंगे, बस वो रह गया, तो थोड़ा एडवांस की प्रेप मेरी खराब हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो ये आपने एक मतलब आपका ये फिटजिट चूज करने का क्यों था? आप मतलब कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पास में? एलन विद्या मंदिर था, फिजिक्स वाला था। एक्चुअली मैंने अपने सीनियर से पता किया था, उन्होंने बताया था कि दिल्ली एनसीआर में ये बहुत अच्छी वो है कोचिंग, को अगर यहाँ टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा आउटकम आएगा।
अच्छा FIITJEE में। तो जैसे हाँ, FIITJEE आपने चूज़ किया तो 2 ईयर प्रोग्राम लिया था उस समय? हाँ। और जैसे मतलब आपकी ये बंद हुआ तो आप तुरंत JEE 1 पे शिफ्ट हुए या फिर पहले मंजिल-वंजिल भी देखा फिज़िक्स वाले का? फिजिक्स वाला तो मेरा बिल्कुल ही मूड नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त भी थे फिजिक्स वाला में और उनका अच्छा नहीं था रिव्यू। तो मैंने थोड़ा यूट्यूब पे एक्सप्लोर करा, वो बोर्ड्स की डेट आने से पहले का टाइम था थोड़ा सा, उसमें मैंने एक्सप्लोर किया तो मेरे को वो अच्छा लगा, मैंने वो चूज कर लिया, जेई वन। अच्छा और जैसे आपकी आपने बताया कि 12th और आपने JEE साथ में किया है, तो फिर ज हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई जैसे JEE मेन्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में और प्रैक्टिकल में लगभग सेम डेट होती है दोनों का। तो उसमें क्या मतलब कैसे मैनेज किया आपने? मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, मैं सच बता रहा हूँ। 27 जनवरी को मेरा कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल था, बोर्ड का, और 28 को मेरा जेई मेंस था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेंस का बहुत ही खराब गया था, सेकंड अटेम्प्ट शिफ्ट 1 था में क्या? मेरा 28 इम्प्रूवमेंट शिफ्ट हुआ 1 था। 28 शिफ्ट 1 था क्या? 28 शिफ्ट 2 थी मेरी, वो अच्छा भी शिफ्ट टफ थी। हाँ, वो भी हाँ, लिटिल बिट टफ थी, लेकिन 1 वाली ज़्यादा हाँ, टफ थी। 1 वाली ज्यादा टफ थी। और सेकंड में कौन-सी शिफ्ट थी सेकंड सेशन में? मेरी थी 4S2। 4S2 मेरी थी 4S1। मेरी मीडियम थी, आपकी हार्ड थी। हाँ, 4S1 वाली हार्ड थी, लेकिन पहले वाले फोर में एस वन मेरी हार्ड। ईज़ी शिफ्ट में पड़ी थी। अच्छा। अच्छा, और जैसे FIITJEE की मतलब मॉड्यूल का क्या रिव्यू था? फिजिक्स की मॉड्यूल्स बहुत अच्छी है। फिजिक्स की मॉड्यूल तो बहुत ही अच्छी है। मैथ्स की मॉड्यूल बहुत ज्यादा टफ है, मैं ये बोलूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है और तुम मैथ्स की मॉड्यूल लेके बैठोगे तो तुमसे बस स्टार्टिंग की एक्सरसाइज होंगी, फिर जैसे ही एंड पे जाओगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा। फिजिक्स की मॉड्यूल बहुत अच्छी है, उसे पूरा सॉल्व कर लो, बहुत बढ़िया नंबर आते हैं फिजिक्स में। और बाकी जो थर्ड सब्जेक्ट है वो ठीक है, मतलब वो थोड़ी ज्यादा आसान है। केमिस्ट्री की मॉड्यूल ज्यादा आसान है। तो जैसे एक मतलब डाउट है, बच्चे जब ऑफलाइन जाते हैं ना, तो जैसे डीपीपी हो गया, मतलब स्टार्टिंग में बोलते हैं डीपीपी हाँ, डिस्कशन होगा क्लास में, टेस्ट डिस्कशन होगा, लेकिन क्या वो 1-2 चैप्टर तक ही रह गया या फिर पूरे साल डिस्कशन हुआ? फिर जी में ये होता था कि अगर तुम्हें कोई डाउट है तो क्लास के बाद ना, क्लास के बीच में एक आधे घंटे का ब्रेक होता था। तो अगर तुम्हें डीपीवी में कोई डाउट होता है तो नीचे टीचर्स फैकल्टी में जाके हम डाउट पूछ सकते हैं, और वैसे भी अगर क्लास में कोई बच्चा डाउट पूछता है तो डिस्कस होता है क्वेश्चन। और मतलब वैसे नहीं है कि डीपीपी डिस्कशन की अलग से क्लास लगाई जाए या फिर टेस्ट डिस्कशन की? टेस्ट डिस्कस होता था हर बार। और टेस्ट का जैसे एनालाइज 2 घंटे की जैसे 2 घंटे की क्लास होती थी हमारी, तो जैसे कि मेरा टेस्ट हुआ एक दिन पहले, तो वो क्लास स्टार्ट होके कम से कम 45 मिनट तक हम उसको वो करते हैं, डिस्कस टेस्ट को। और जैसे एक मतलब बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी 11th में, 12th में, अब तो 10th से भी 9th से भी शुरू करते हैं। तो जैसे प्रिपरेशन किया है, तो बहुत समय ऐसा होता है कि टेस्ट एनालिसिस करना मतलब कोई सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि पहली चीज तो टेस्ट बहुत सिंसियरली दो, क्योंकि टेस्ट में तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो और क्या नहीं आ रहा है। एंड जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो उसमें ये एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चन तुमने ऐसे ही मस्ती मस्ती में करे हैं, उनको सबसे पहले करो नोट डाउन, क्योंकि वो टॉपिक्स है जिनमें तुम्हें कुछ नहीं आता। और एक चीज और करो, एक चीज और देखो उसमें कि किसमें तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सबसे ज्यादा मार्क्स कैलकुलेशन मिस्टेक्स में ही जाते हैं। एक मतलब बच्चे मतलब बहुत बच्चे मतलब जब 11th में होते हैं या फिर जो ड्रॉपर में जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो 11th-12th में पढ़ते नहीं है और ड्रॉप ईयर में मतलब जैसे 11th-12th में 12th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने के बाद वो ड्रॉप ईयर ले लेते हैं। हम्म। और जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो जेईई की कैलकुलेशन जो मतलब फिजिक्स की कैलकुलेशन होगी या फिर कुछ केमिस्ट्री की लिटिल बिट कैलकुलेशन होगी, तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत हार्ड होता है। जैसे कि बोलते हैं उल्टी जैसी कैलकुलेशन, कि मन में उल्टी जैसे आने लगे। तो उस समय मतलब क्या अप्रोच अपनाया? जब मैं 11th में आया था स्टार्टिंग में,
मेरे को ऐसे मान लो, मेरी पूरी 11th में मेरे को फिजिक्स तो बहुत ही घटिया गई थी मेरी। मेरा 12th में ऐसा हुआ था कि मेरी फिजिक्स अच्छी हुई है। एक्चुअली अगर तुम्हें अच्छी करनी है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाओ, और सबसे बेसिक क्वेश्चन कहाँ से उठाओ? एससी वर्मा से। एससी वर्मा में बहुत प्यारी लैंग्वेज लिखी है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर एससी वर्मा सॉल्व करना स्टार्ट करोगे स्लोली स्लोली, तो फिजिक्स बेटर हो जाएगी, क्योंकि अगर फिजिक्स का बेस ही वीक है तो मेरे को नहीं लगता फिजिक्स में मार्क्स आएंगे। अगर जैसे मतलब फिजिक्स मोस्टली बच्चों का जेई का भी हो गया है, फिर नीट का तो मोस्टली का फिजिक्स में ही प्रॉब्लम होती है। तो मतलब क्या ऑर्डर होने चाहिए? क्लास का नोट्स, क्लास के होमवर्क, क्लास के इलस्ट्रेशन और मॉड्यूल डीपीपी, मतलब क्या ऑर्डर होने चाहिए कि पहला ये करना है फिर ये? मेरे हिसाब से अगर एक ड्रॉपर बच्चा है, तो आई थिंक उसका ऑर्डर ये होना चाहिए कि पहले उसने क्लास करी, सिंसियरली क्लास के नोट्स करे, फिर क्लास खत्म होने के बाद उन नोट्स को रिवाइज करा, फिर जो डीपी मिली है उसको सॉल्व करा, फिर नेक्स्ट डे उसको डिस्कस कर लिया, और एट द एंड ऑफ द डे वो नोट्स वापस रिवाइज कर लिए। तो अगर क्योंकि मैंने भी यही ऑर्डर किया था फॉलो। और मतलब जेई की जर्नी में ऐसा भी हुआ होगा कि नंबर नहीं आए, मतलब पढ़ा मैंने हाँ, सारा और नंबर नहीं आए, तो उसलिए मतलब उस समय क्या किया फिर? डिमोटिवेशन हुआ? फिर मैंने अपने डाउट, जो मेरे मैथ्स के टीचर थे, मैंने उनसे हेल्प सीख करी, फिर उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो बेसिकली अगर तुम किसी भी, जैसे कि तुम्हें किसी भी चीज में डाउट हो रहा है या तुम्हें कोई भी चीज नहीं आ रही, तो बेसिकली जो तुम्हारी फैकल्टी है तुम उसको जाके हेल्प करो सी। तो वहाँ पे जो फिटजी में फैकल्टी थे, क्या वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे? ठीक थे। और ये फिटजी का डाउट सेशन कैसा था? डाउट सेशन बढ़िया होता था फिर जी का। लाइक अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, वो फिर भी तुमको डांटेंगे नहीं, तुम्हें प्यार से समझाएंगे। एक मतलब होता है ना, जैसे क्लास मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो जागरूक होता है, मतलब उसे नॉलेज लेना ही है, चाहे भले ही उसे आ ना रहा हो। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब नहीं होता है कि क्लास में डरा दिया एक बार टीचर ने कि अरे तुम्हें ये भी नहीं आता है, या फिर मैंने क्वेश्चन पूछा और सर ने उल्टा मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ सीन? ऐसे होता था कभी कभी, मेरे साथ तो नहीं हुआ है क्योंकि मैं पीछे बैठता था, मैं आगे नहीं बैठता था, क्योंकि बैक बेंच, द बैक बेंचर। जो बच्चे, एक मिनट, सॉरी, जो बच्चे आगे बैठते हैं ना, उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जिन बच्चों को कुछ नहीं आता था वो पीछे बैठते थे, या जिनको कुछ जवाब नहीं देना होता था वो पीछे बैठते थे। तो ऐसे क्या होता था, जो बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते थे क्लास में या बात कर रहे होते थे, उनको उनको सर डांट दिया करते थे कि तुम ऐसे बात करोगे तो होगा नहीं तुम्हारा आईआईटी, ऐसे ऐसे। और तो जैसे कि जेई की प्रिपरेशन किया, तो जब स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं था कि मतलब नीट की तरफ जाना है या फिर हार्ड पड़ रहा है स्टार्टिंग में, जैसे मतलब जब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, तो मतलब किसी के भी थॉट में नहीं रहता है कि इतना मेहनत करना है, कि हाँ इतना मेहनत करना पड़ेगा। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन आता है तो मोटिवेशन आता है, रोटेशन आता है, सारा मोटिवेशन चला जाता है। तो उस समय क्या किया फिर? मेरे ना 10th में 91 थी परसेंट, तो मेरे को लगा था कि 10th में 91 है, अब तो 11 12th में बिल्कुल आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। फिर जैसी फिर मैं 11th में आया, तो फिर जी के सिलेबस में क्या था, यूनिट एंड डायमेंशंस को लास्ट में डाल दिया था जो कि हमारी। मतलब बहुत सही है मेरे हिसाब से। हाँ, यूनिट डायमेंशन लास्ट में डाल दिया था, तो मेरे को लगता था कि बहुत टफ चैप्टर है तो वो लास्ट में पढ़ाएंगे, है ना। उन्होंने स्टार्ट किया था वेक्टर से और बेसिक मैथ से। तो मैंने 11th के एक महीने में ये सीख लिया कि भले ही तुम्हारी 10th में 95 ही क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता तुम 11th में पीसीएम में क्या कर रहे हो। बल्कि 11th बहुत ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू 10th क्लास, और एज कम्पेयर टू 12th क्लास 11th की फिजिक्स तो बहुत ही टफ है। तो रेगुलर गोइंग स्टूडेंट थे स्कूल? हाँ, तो कोचिंग की टाइमिंग क्या होती थी? कोचिंग की टाइमिंग होती थी 3 से 8। और कुछ इस पीरियड में जो 11th-12th का और जेई का प्रिपरेशन का पीरियड था, इसमें कुछ गेम भी प्ले करते थे? मैं बैडमिंटन खेलता था शाम को 1 घंटे, ऐसे हफ्ते में 1 2 दिन, क्योंकि मेरे एक
थे टीचर केमिस्ट्री के, उन्होंने मुझे बोला था कि साथ में स्पोर्ट्स भी खेलते रहो तो माइंड एक्टिव रहेगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। और फ़ोन का मतलब कोई ऐसा फ़ोन का बुरा लत? 11th-12th में मैं मम्मी का फ़ोन यूज़ करता था, क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया था कि मेरे को फ़ोन मत दिलाओ। मैं 11th-12th में बिना फ़ोन के, मेरे पास खुद का लैपटॉप था, मैं लैपटॉप से करता था पढ़ाई। तो मेरे को लगा नहीं कि फ़ोन की नीड है, एंड मैंने 12th के बाद लिया था फिर फ़ोन, जब मेरा हो गया था जेईई एडवांस। अच्छा, मतलब 18 मई के बाद मिला है फ़ोन। हाँ, अच्छा, तो जैसे कि मतलब कौन-सा सब्जेक्ट आपका मतलब डिफ़िकल्ट लगा आपको जेईई के जर्नी में? सबको मेरे को मैथ्स डिफ़िकल्ट फिज़िक्स, नहीं लगती है ना, तो आपका क्या था? हाँ, मेरे को फिज़िक्स बहुत टफ लगती थी, खासकर 11th की फिज़िक्स बहुत टफ लगती थी मेरे को। 11th टफ़र और 12th टफ़र मतलब ओवरऑल तीनों में 11th। 11 टफ़र क्योंकि वो बिगिनिंग भी होता है ना, तो थोड़ा बिगिनिंग में हाँ, लगता भी है। प्लस उसमें रोटेशनल मोशन है, वो तो बहुत ही महान चैप्टर है। वो तो है, वो तो ड्रॉपर वाले बच्चों को भी उसमें प्रॉब्लम आती है, रोटेशन चैप्टर में। और मतलब ईज़ी कौन-सा सब्जेक्ट लगा? मेरे को मैथ बहुत ईज़ी लगती थी, मैथ्स में मज़ा आता था। मैथ्स में क्रिएटिव और मतलब थोड़ा मतलब ये होता है ना कि हम पीसीएम वालों को थोड़ा दिमाग भी ज़्यादा चलता है। इंटरेस्ट मेन मैथ्स से ही आते हैं हम पीसीएम में। हाँ, मेरे को मैथ्स में ये लगता था कि लाइक अगर मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं ना तो मज़ा आ रहा है, और अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो मैं पढ़ता ही नहीं था फिर मैथ्स। मेरे को कैलकुलस तो बहुत पसंद थी, इंटीग्रेशन स्पेशली, इसलिए और मैथ्स में मज़ा आता था। बहुत बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो केवल बोर्ड्स का पढ़ें। तो इंटीग्रेशन में क्या टेक्निक अपनाई? टाइप वाइज़ पढ़ा या फिर पूरा मिक्स करके पढ़ा, कैसे पढ़ा? मेरे मैथ्स के टीचर ने बोला था कि अगर लाइक इंटीग्रेशन तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो या तुम्हारी वीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी वाली इंटीग्रेशन करो, वो सबसे आसान होती है। अगर एनसीईआरटी वाली इंटीग्रेशन ऑर्डर वाइज हो जाती है, उसके बाद एक बुक आती है, ब्लैक बुक, है ना? पंकज जोशी। एनसीईआरटी, हाँ, पंकज जोशी। एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन के बाद तुम करो ब्लैक बुक, फिर सीधे करो पीवाईक्यूज, फिर इंटीग्रेशन बहुत ही बढ़िया हो जाती है। और अगर एडवांस की इंटीग्रेशन करनी है तो एक समीर बंसल करके बुक होती है कैलकुलस की, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश यूज़ की थी मैथ के लिए। सिंगेज मैंने 11th में करी थी, फिर 11th के बाद मेरे को लगा सिंगेज तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो मैंने छोड़ दी फिर। क्या जैसे मतलब जो बच्चा अपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है ऑफलाइन, अगर वो मॉड्यूल करे तो क्या उसे जैसे एमएस चौहान जैसी बुक हो गई या फिर ब्लैक बुक जैसे नाम लिया, तो ऐसे बुक करने की जरूरत पड़ेगी या फिर हाँ हो जाएगा वैसे भी, अगर सिंसियरली वो अपने मॉड्यूल को फॉलो कर रहा है? जितना मेरे को पता है, अगर मॉड्यूल्स कोचिंग के बहुत अच्छे हैं, हम्म। मतलब बहुत एडवांस लेवल के हैं, और मेंस लेवल के भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, तो इन बुक्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जैसे कोई बच्चा ऑनलाइन बैच लिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से उनके मॉड्यूल्स इतने ज्यादा अच्छे होते नहीं है, तो उनको ये बुक सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि इन बुक में ऐसा होता है कि बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और सेशन 1 के बाद जो रिजल्ट है उसे सेशन 2 में कैसे इम्प्रूव करने की मतलब कोशिश की? सेशन वन तो मेरा बहुत ही खराब गया था, क्योंकि एक तो मेरा स्कूल के प्रैक्टिकल्स थे, मेरे स्कूल के एग्जाम्स भी थे उस टाइम पे। तो मैंने तो उनसे बोला था कि मेरे को छुट्टी दे दो क्योंकि मेरा एग्जाम है, बट उन्होंने सुना नहीं, है ना? देन सेशन वन में मेरी सेशन वन में मेरी लाखों में रैंक आई थी, है ना? सेशन टू में मेरी फिर 1000 में रैंक आई है। मतलब इम्प्रूवमेंट ऐसा हुआ कि एक तो बोर्ड्स के एग्जाम थे बीच में, तो लाइक उसमें जो एनसीईआरटी का बेस था वो हो गया था मेरा रिवाइज। फिर जो मेरा बोर्ड्स में और मेरे जेई में ना कम से कम 12-13 दिन का गैप था, तो उसमें मैं सिर्फ टफ लेवल क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा था। तो जैसे कि एक तो मतलब सीबीएसई से थे या फिर यूपी बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड, तो केंद्रीय विद्यालय से था मेरा केवी स्कूलिंग। केवी से। तो मतलब एक बच्चों को मतलब डाउट रहता है ना कि अभी तो 2 साल से फिजिक्स का पेपर सीबीएसई का बहुत आ रहा है हार्ड। तो जेईई मेंस टफर है या फिर सीबीएसई का टफर है फिजिक्स? मेरा फिजिक्स का पेपर, मेरा सेट था 3, सबसे टफ सेट था मेरा।
सबसे पिछले टफ सा पेपर पि आया था मेरा फिजिक्स का। इससे पिछले 2024 का भी पेपर में सेट 3 टफर था। हाँ, जब मैंने सेट 3 देखा मेरे को लगा यार मेरे को सेट 3 क्यों मिला है? बहुत टफ पेपर था। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना बोर्ड के एग्जाम्स में, वो बहुत ज़्यादा टफ थे। मेरे को अभी भी याद है, उनमें से एक क्वेश्चन तो एडवांस का था। मैं तो देख के हैरान हो गया था कि ये क्या पेपर बना रहे हैं। तो सीबीएसई का पेपर ज़्यादा टफ था एज़ कम्पेयर टू जेईई मेन्स। तो जैसे कि मतलब पेपर दे रहे हैं, तो उस समय तो मतलब मोस्टली जो जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है और पेपर हार्ड लगा सीबीएसई का पेपर, तो उस समय क्या इनिशिएटिव तुरंत लेना चाहिए? क्योंकि 3 घंटे है, किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हो, तो उस समय क्या सोचना चाहिए? जैसे जेईई एडवांस में मैं तो है कि रैंक मिलेगी, इसमें तो तुम्हें नंबर शो करने हैं, तो फिर क्या हाँ, बिल्कुल। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं मैं अगर बताऊँ तो अगर पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो लाइक सबसे पहले स्टार्ट करो कि जो आ रहा है लाइक सेक्शन वाइज मत करो, क्योंकि अब तुमको पेपर में कुछ भी नहीं आता है तो ऐसे ढूंढो कि सेक्शन वाइज कहाँ पे लिखने का काम है, कहाँ पे थ्योरी है। क्योंकि थ्योरी में तुम कितना ही गलत लिख दो तुम्हें आधा एक नंबर तो सीबीएसई दे ही देगा, है ना? तो सबसे पहले थ्योरी लिखनी चाहिए। उसके बाद जो जैसे कि कोई क्वेश्चंस आ गए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें ओम्स लॉ लिख दिया या कोई फॉर्मूला लिख दिया, तो ऐसे करते करते कुछ इतने नंबर तो ले ही आएगा कि पास हो जाए। और प्लस अगर पेपर हार्ड आता है तो सीबीएसई की जो चेकिंग होती है वो बहुत लूज हो जाती है। ये तो है। और जैसे कि सेशन 2 होने के बाद एडवांस के लिए आपने जेईई 1 से पढ़ा, फिर सेशन 1 के बाद जेईई 1 से, तो जेईई 1 के एक्सपीरियंस? जेई वन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई रिमेम्बर मैथ्स की मैम थी, पूर्णिमा पॉल मैम। उन्होंने मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाई थी। मेरे को फिजिक्स में बहुत दिक्कत आई थी। मेरे को शायद स्टार्टिंग से ही मेरी फिजिक्स वीक थी, बट थोड़ा उनका पढ़ने के बाद मेरे को इतना फिजिक्स हो गया था कि मैं इनफ मार्क्स ले आऊं जेई मेंस में। जेई वन की जो टेस्ट सीरीज थी वो बहुत ठीक थी। मतलब 60% पेपर सेम सा आ रहा था जेई मेंस। ये है जेईई 1 का एक्सपीरियंस। और जेईई 1 में ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है जो फिटजी में मैंने पढ़ा? अप्रोच, क्योंकि टीचर का अप्रोच अलग-अलग होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे पीडब्ल्यू का मैं बता रहा हूँ, राजवंश सर हैं, तो राजवंश सर लेक्चर में पूरे क्वेश्चन लिख के लाते हैं। मीनवाइल सलीम सर हैं, तो वो क्वेश्चन क्लास में डिक्टेट करते हैं और मतलब ऐसे जो बच्चा समझ जाए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है, जैसे प्री हमने क्लास क्लास का पढ़ लिया, उसके बाद हम पेपर में जाके करेंगे ना, तो मेन हमें वो होता है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। टीचर तो क्लास में समझा के उसके बाद उस समय तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मतलब जब हम टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में है, तो उस समय क्या होता है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो पता नहीं चलता। तो उससे क्या एडवाइस दोगे उसके लिए? आपने पहले पूछा था कि फिटजी में और उसमें क्या डिफरेंस था जेई वन में। फिटजी में क्या था, वो सीधे एडवांस का पढ़ाते थे। लाइक अगर तुम्हारे बेसिक्स वीक है ना तो तुम्हें थोड़ी डिफिकल्टी होगी। मेरे को ऐसा लगता था कि उन्हें थोड़ा बेसिक अच्छे से पढ़ाना चाहिए था। वो ज्यादा ही एडवांस का पढ़ाते थे जो इररेलेवेंट हो जाता था एट सम पॉइंट। एंड जेई वन में क्या था, वो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते थे। जैसे स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद वो एडवांस पे लेके जाते थे। तो फिजी में ऐसा था कि अगर कोई वीक वीक बच्चा है तो वो वीक ही रह जाएगा, उसको स्ट्रांग बनने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मेरे को ऐसा लगता था। मतलब ऑनलाइन भी पढ़ा, ऑफलाइन भी पढ़ा, विच वन इज हाँ, बेटर, ऑनलाइन ऑफलाइन? देखो, डाउट सॉल्विंग के लिए ऑफलाइन बहुत बेटर है ना? और अगर ऑनलाइन में ये है तुम अपने आप से टाइम मैनेज कर सकते हो। जी, ऑफलाइन में मेरे को हाँ, जेई 1 में कोई डाउट फैकल्टी थी कि मतलब ऑनलाइन जेई वन डाउट सॉल्व? में जेई वन में ऐसा था, अपना क्वेश्चन पब्लिश कर दो, एक दिन में आंसर आ जाएगा। और रेस्पॉन्स बढ़िया था आंसर का कि हाँ मतलब? रिस्पॉन्स बढ़िया था। 3-4 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, ज्यादा नहीं पूछे थे, क्योंकि उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे थे, डाउट इतने नहीं आते थे। अच्छा, तो जो बच्चा 11th-12th में है या फिर कोई ड्रॉपर है, तो ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन? अगर उसे क्लियर एडवाइस दिया जाए तो? अगर वो 11th-12th में है, देखो अभी डिपेंड करता है। अगर तुम स्कूल नहीं जाते तो ऑफलाइन तो बहुत ही बेटर है ना? अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन तुमको लेना चाहिए, क्योंकि तुम जाओगे, कोचिंग जाओगे, कोचिंग से आओगे,
बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग खराब हो जाता है, मतलब ऐसे मॉर्निंग में 6 बजे स्कूल गए, फिर घर पे आए 2 बजे, फिर सीधे हम 2:45 पे मैं गया, फिर कोचिंग गया, फिर रात को आया 8 बजे, फिर 8 बजे मैंने रेस्ट करा, खाना खाया, फिर स्कूल का होमवर्क, फिर कोचिंग का होमवर्क, डीपीपी सॉल्व करनी है ना, फिर उसके 2 दिन बाद स्कूल में भी टेस्ट है, कोचिंग में भी टेस्ट है। तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको ऑनलाइन बैच लेना चाहिए। ऑनलाइन बैच है, तो ऑनलाइन बैच में जेई वन या पीडब्ल्यू? आ, पीडब्ल्यू से मैं पढ़ा नहीं हूँ। हम्म। मैं मैं मेरे को ज्यादा पता नहीं है उनके बारे में। आप पढ़े हो पीडब्ल्यू से, है ना? मैं जेई वन से पढ़ा हूँ। जेई वन का मेरा रिव्यू होगा, वो एडवांस तक का पढ़ा देते हैं, बट ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं करवाते वो। मेरे हिसाब से उन्हें थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चंस करवाने चाहिए, क्योंकि जब मैंने एडवांस दिया था तो मेरा फिजिक्स में बहुत बुरा हाल हो गया था, जेई एडवांस में। हाँ। तो एक मतलब इसे पूरे नोट को समराइज किया जाए तो क्या एडवाइस देना चाहोगे कंप्लीट टेस्ट सीरीज से लेके और मतलब डीपीपी और मतलब हर चीज के रिगार्डिंग? अगर कोई बच्चा डमी स्कूल में है, लाइक नॉर्मल, तो उसको ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए, रेगुलर डीपीक्यू सॉल्व करनी चाहिए। और अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो ऑनलाइन मत पढ़ो, सिर्फ कोचिंग का पढ़ो, क्योंकि अगर तुम चेंज करोगे टीचर्स तो हर जो टीचर होता है उसका उसका अलग वो होता है। लाइक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कोई टीचर होता है वो कहता है कि तुम आराम से करो, बेसिक स्टेप से करो, और कोई दूसरा टीचर होता है वो बोलता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करो। तो तुम्हें एक ही टीचर पे फोकस होना चाहिए तुम्हारा, है ना? मेन एडवाइस ये है। और जो बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ उनसे कि स्कूल जाओ, कोशिश करो कि स्कूल थोड़ा थोड़ा कम जाओ, है ना? और जो स्कूल के टीचर्स हैं उनसे बिहेवियर अच्छा रखो, क्योंकि एट द एंड वो प्रैक्टिकल में मार्क्स लगाएंगे, है ना? प्लस अपना जो ऑनलाइन बैच है वो टाइम टू टाइम उसको करो सॉल्व, मतलब बेसिकली दोनों ही कंडीशन में बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बैकलॉग बन गया तो बहुत दिक्कत आती है। और मतलब कोई ऐप यूज किया इसके बीच में मतलब क्वेश्चंस करने के लिए? मैंने मार्क्स ऐप यूज किया था पीवाई यूज करने के लिए, मार्क्स तो सभी यूज करते हैं मेरे हिसाब से। एंड जैसे मैंने ट्वेल्थ में ना, मैंने गाइडेंस के लिए ट्वेल्थ में मैंने गाइडेंस के लिए एक 247, हाँ, निशान जिंदल, अच्छा 247 निशान जंगल। है ना, उनकी गाइडेंस यूज की थी। एंड मैथ्स के लिए मेरे को एडवांस लेवल की मैथ्स करनी थी, तो मैंने जेई सिंप्लीफाइड एक नाम का चैनल है, उसको मैंने यूज किया था। और अगर और भी कोई चैनल यूज कर सकते थे तो वो अब आ गई है पिकनिक स्टडी, आप यूज कर सकते थे, लेकिन अब नए बच्चों के लिए है, हमारे भाई बहनों के लिए। तो पिकनिक स्टडी को भी सब्सक्राइब कर ले। तो ये रहा आपकी जेई जर्नी। और मतलब कोई 11th 12th से पढ़ रहा है तो उसे एक बार बता देते, 11th 12th से प्रिपरेशन कर रहा है तो मतलब जो प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम एक बार बता देते, ये प्रॉब्लम आई मेरे साथ। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया। अगर तुम्हारे पास फोन है और उसमें इंस्टाग्राम है तो उसको डिलीट कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम देख के और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख के आईआईटी नहीं होने वाला। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी रैंक इसलिए खराब आई थी क्योंकि 11th के स्टार्टिंग में मैं बहुत मस्ती में लेता था। पहली चीज, 11th 12th को मस्ती में मत लो, तुमने जितनी मस्ती कर ली वो 10th क्लास तक कर ली, अब 11th 12th में बहुत सीरियस हो जाओ। क्योंकि मैं सीरियसली कह रहा हूँ, यही 2 साल है जो तुम्हारे लाइफ का कॉलेज डिसाइड करेंगे, क्योंकि जिस कॉलेज में तुम पढ़ोगे वहाँ के टीचर्स कैसे हैं वो तुमको नहीं पता, लेकिन तुम्हें इतना पता है कि इंडिया के जो टॉप कॉलेज है वहाँ के टीचर्स तो अच्छे ही होंगे। तो उसके हिसाब से पढ़ाई करो, अपने आप को एक ऐसा समझो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो हो ही जाना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, इंस्टाग्राम यूट्यूब मत चलाओ। यूट्यूब पे जैसे तुम गाइडेंस देख लो, जैसे कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, है ना, तो ऐसे यूट्यूब पे गाइडेंस देख लो, कभी कभी वो हेल्प करता है, जैसे तुम्हें कोई चीज नहीं आ रही है तो। लेकिन शॉर्ट्स मत देखो, इंस्टाग्राम मत चलाओ, और गेम्स मत खेलो। गेम्स कभी कभी खेल सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम कभी कभी खेलेंगे तो एडिक्शन हो जाएगा, तो गेम्स भी। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, सिर्फ बस 2 साल है, बस 2 साल हो गए खत्म, फिर तो मौज मस्ती है।
तो जैसे कि आपने जाना कि आईआईटी मद्रास के आपके भैया ने आपको पूरा डिटेल में बताया उनका एक्सपीरियंस। तो ऐसी ही मतलब वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोर डिटेल, स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ।